मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है कफन। इसे जब भी पढ़ो ऐसा लगता है जैसे किसी ने बर्फीले पानी से भरी बाल्टी आप पर डाल दी हो। हाँ हाँ। कहानी एक बहुत ही ठंडी रात से शुरू होती है। एक झोपड़ी है, उसके अंदर एक औरत बुधिया बच्चे को जन्म देते हुए तड़प रही है, और बाहर अलाव के सामने उसका पति माधव और ससुर घीसू दोनों मतलब बिल्कुल शांत बैठे हैं, हाँ हाँ। जैसे अंदर कुछ हो ही नहीं रहा हो। आज हम इसी शांति के पीछे छिपे तूफान को जरा समझने की कोशिश करेंगे। ये जो घीसू और माधव का रवैया है, जो हमें पहली नजर में पत्थर दिल होने जैसा लगता है, क्या वो सच में वैसा है? हमारे पास जो विश्लेषण है वो एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। क्या इंसान इतना कठोर पैदा होता है या हालात उसे ऐसा बना देते हैं? ये सवाल ही इस कहानी की जान है, क्योंकि अगर हम इसे सिर्फ दो आलसी और बुरे लोगों की कहानी समझकर छोड़ देंगे, तो हम प्रेमचंद के असली मकसद से मतलब पूरी तरह चूक जाएंगे। ये कहानी उस पॉइंट के बारे में है जहां भूख, लाचारी और समाज की अनदेखी ये सब मिलकर इंसान के अंदर की इंसानियत को सुखा देती हैं। ये आप कह सकते हैं भावनाओं के दिवालिया हो जाने की कहानी है। और ये दिवालियापन तो हमें कहानी की पहली रात में ही दिखने लगता है। बुधिया अंदर दर्द से चीख रही है और ये दोनों बाहर आलू भुनकर खाने का इंतजार कर रहे हैं। घीसू का वो एक डायलॉग है, हमारे जमाने में तो ऐसा हाय तौबा नहीं मचता था। ये सुनकर गुस्सा भी आता और हैरानी भी होती है। बिल्कुल, ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है। जब हम किसी की पीड़ा के सामने खुद को बेबस पाते हैं, तो कभी-कभी उस पीड़ा को कम आंक कर हम अपनी बेबसी को छुपाने की कोशिश करते हैं। गीसू ये कहकर सिर्फ बुधिया के दर्द को छोटा नहीं कर रहा, वो अपनी उस लाचारी को भी नजरअंदाज कर रहा है कि वो उसके लिए कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन क्या ये सिर्फ लाचारी है? कहानी में प्रेमचंद ने साफ साफ लिखा है कि वो दोनों कामचोर थे। गांव में काम की कमी नहीं थी, पर वो काम करना नहीं चाहते थे। तो क्या हम उनकी इस हालत के लिए सिर्फ समाज और गरीबी को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? मतलब उनके अपने चरित्र की कोई भूमिका नहीं है? सवाल बहुत वाजिब है और इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है। यहीं पर एक साइकोलॉजिकल सिद्धांत की बात आती है, जिसे सीखा हुआ असहायपन या लर्न्ड हेल्पलेसनेस कहते हैं। जब किसी इंसान को लगातार हर कोशिश के बाद सिर्फ नाकामी और जिल्लत मिलती है, तो एक वक्त के बाद वो कोशिश करना ही छोड़ देता है। घीसू और माधव की कामचोरी सिर्फ आलस नहीं है, वो सिस्टम के खिलाफ एक तरह का मौन विद्रोह भी है, जिसने उन्हें मेहनत के बदले कभी कुछ नहीं दिया। वो इमोशनली हार मान चुके हैं। मतलब वो इतने सुन्न हो चुके हैं कि उन्हें अपनी ही बहू या पत्नी की चीखें भी महसूस नहीं हो रही हैं। और फिर रात ढलते ढलते वही होता है जिसका अंदेशा था, बुधिया की आवाज हमेशा के लिए शांत हो जाती है। माधव अंदर जाता है और बिना किसी आंसू, बिना किसी भावना के बाहर आकर कहता है, बाबा वो नहीं रहीं। ये जो खालीपन है, ये दुख से भी ज्यादा डरावना लगता है। बिल्कुल, क्योंकि दुख एक एक्टिव भावना है। आप रोते हैं, चिल्लाते हैं, शोक मनाते हैं। खालीपन का मतलब है कि महसूस करने की क्षमता ही खत्म हो गई है। उनके लिए बुधिया की मौत एक और घटना है, शायद एक और बोझ का कम हो जाना। ये समझना मुश्किल है, पर जब जिंदगी सिर्फ अगली रोटी की लड़ाई बन जाए, तो मौत पर शोक मनाने की फुर्सत और ताकत दोनों नहीं बचती। तो अगली सुबह जब होती है, तो मातम की जगह एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल सामने आता है। माधव पूछता है, बाबा अब क्या करेंगे? और घीसू का जवाब देखिए कितना नपा तुला है। कफन दफन का इंतजाम करना होगा, गांव वाले मदद करेंगे। मौत के तुरंत बाद सबसे पहली चिंता पैसों की और समाज की रस्मों की है। और ये हमारे समाज की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। अक्सर मरने वाले के जाने के गम से ज्यादा उसके पीछे की रस्मों को निभाने का बोझ जिंदा लोगों को तोड़ देता है। घिसू जानता है, वो जानता है कि समाज उन्हें कितना भी बुरा कहे, लेकिन मौत पर कफन देने की रस्म जरूर पूरी करवाएगा। वो समाज के इसी दोहरेपन का फायदा उठाना जानता है। हम्म वो गांव में चंदा मांगने जाते हैं। लोग ताने भी देते हैं, अफसोस भी जताते हैं और पैसे भी देते हैं। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4। देखते ही देखते कफन और लकड़ी के लिए ठीक ठाक पैसे जमा हो जाते हैं। यहाँ तक कहानी एक दुखी लेकिन सामान्य दिशा में जाती हुई लगती है। पर इसके बाद जो होता है वो इस कहानी को कालजयी बना देता है। हाँ, यहीं से कहानी एक नैतिक खाई में उतरना शुरू करती है। उनके हाथ में पैसे हैं जो एक मृत शरीर को ढकने के लिए दिए गए हैं, लेकिन घीसू और माधव की आंखों में वो लाश नहीं बल्कि अपनी जिंदगी भर की भूख दिखाई देती है। माधव का वो सवाल, कफन तो वैसे भी जल ही जाएगा,
ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक दरवाजा है जिसे घीसू के खुलने का इंतजार था। और घीसू उस दरवाजे को पूरी ताकत से खोल देता है। वो कहता है, हाँ और क्या, ये पैसे मिलते तो क्या वो जिंदा हो जाती। फिर वो जो तर्क देता है वो तो हिलाकर रख देता है। जिस समाज ने उसे जीते जी तन ढकने को कपड़ा नहीं दिया, वो मरने के बाद नया कफन क्यों दे रहा है। ये सवाल घीसू का नहीं है, ये प्रेमचंद का पूरे समाज पर किया गया एक कड़वा व्यंग्य है। बिल्कुल, ये एक भूखे आदमी का तर्क है, और भूखे आदमी का तर्क हमेशा पेट से शुरू होता है, नैतिकता से नहीं। वो कह रहा है कि ये कफन बुधिया के लिए नहीं है, ये समाज के अपने दिखावे के लिए है। तो क्यों ना इस दिखावे के पैसे से उस हकीकत को पूरा किया जाए जो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है, यानी भूख। उनका शराब की दुकान की तरफ बढ़ जाना एक तरह से उस समाज के मुंह पर तमाचा है जो जिंदों की परवाह नहीं करता पर मुर्दों की रस्मों का ढोंग करता है। और फिर वो मधुशाला पहुंचते हैं। शराब का पहला घूंट अंदर जाते ही जैसे उनके अंदर जो जमी हुई बर्फ थी वो पिघलने लगती है। उनके चेहरे पर रौनक आती है, आंखों में चमक, और फिर वो एक अजीब सी मनोदशा में पहुंच जाते हैं। कभी हंसते हैं, कभी गाते हैं, कभी रोते हैं। ये जो उनके व्यवहार में अचानक आया बदलाव है, ये बहुत दिलचस्प है। शराब उनके दबे हुए एहसासों को बाहर निकाल रही है। पहले घीसू बुधिया को कोसता है, बड़ी खराब थी, हमें बड़ा सताया। यह शायद उसका वो गुस्सा है जो वो अपनी गरीबी पर कभी निकाल नहीं पाया। लेकिन फिर थोड़ी ही देर में वही घीसू रोने लगता है, नहीं बहुत अच्छी थी, बेचारी ने हमें कितना खिलाया। ये क्या है? क्या शराब उन्हें सच बुलवा रही है या बस भावनाओं का एक सैलाब है जिसका कोई मतलब नहीं? मेरे ख्याल से ये दोनों हैं। शराब के नशे में इंसान का जो चेतन मन है उसका नियंत्रण हट जाता है। वो दोनों बातें सच हैं जो घीसू कह रहा है। एक सच वो है जो उसकी हताशा और भूख से निकला है, जिसमें बुधिया एक बोझ लगती है। दूसरा सच वो है जो उसके अंदर कहीं गहरे दबे हुए अपराध बोध से निकला है, जिसमें उसे याद आता है कि वो एक अच्छी औरत थी। वो एक ही वक्त में अपनी करनी को सही भी ठहरा रहे हैं और उस पर पछता भी रहे हैं। और माधव का वो आसमान की तरफ देखकर चिल्लाना, बुधिया तो देख ले, हम तुझे वहीं भेज रहे हैं जहां बड़े बड़े लोग जाते हैं। ये तो जैसे अपने अपराध को एक जश्न में बदलने की कोशिश है। हाँ, ये खुद को यकीन दिलाने की एक जबरदस्त कोशिश है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। घीसू का वो आखिरी तर्क इस कहानी का सार है। बेटा, उसे बैकुंठ मिलेगा। उसने किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। क्या उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी? ये गरीबी का दर्शन है, एक ऐसा दर्शन जहां पेट भर भोजन मिल जाना ही मोक्ष के बराबर है। वो दोनों नशे में वहीं गिरकर सो जाते हैं। उधर गांव में बुधिया का शरीर बिना कफन के ही जला दिया जाता है। अगली सुबह जब वो उठते हैं तो माधव एक बहुत ही मासूम बच्चों जैसा सवाल पूछता है, बाबा, क्या हम सच में बुरे लोग हैं? और घीसू का जवाब, बुरे हम कहाँ, बुरे हमारे दिन हैं। ये एक लाइन नहीं है, ये गरीबी और लाचारी में जी रहे करोड़ों लोगों का, आप कह सकते हैं, घोषणा पत्र है। वो अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके कर्म उसके अपने हैं ही नहीं। वो तो हालातों के बनाए हुए हैं। वो खुद को एक कर्ता नहीं बल्कि एक पीड़ित के तौर पर देखता है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब वो गांव पहुंचते हैं, लोग उन्हें कोसते हैं, लेकिन फिर क्या होता है? कफन के लिए फिर से चंदा इकट्ठा होता है। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है। समाज एक बार फिर वही रस्म निभाने के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि समाज को व्यक्ति से ज्यादा अपनी परंपरा और अपनी रस्मों की चिंता है। उन्हें घीसू माधव को सजा देने से ज्यादा इस बात की फिक्र है कि अंतिम संस्कार की रस्म ठीक से हो। ये समाज की अपनी जरूरत है, घीसू माधव की नहीं। प्रेमचंद यहाँ दिखा रहे हैं कि समाज कैसे अपनी ही बनाई हुई खोखरी रस्मों में फंसा हुआ है। और कहानी अपने सबसे क्रूर, सबसे निर्मम मोड़ पर पहुंचती है। वो दोबारा मिले पैसों से फिर बाजार जाते हैं। रास्ते में फिर वही शराब की दुकान, और घीसू माधव से कहता है, चल बेटा, पहले पेट को कफन दे दें, मरे हुए को क्या देना है। ये सुनकर तो रूह कांप जाती है। पहली बार उन्होंने जो किया वो शायद एक आवेग में, भूख में किया गया फैसला था, लेकिन दूसरी बार ये एक सोची समझी हरकत है। हाँ, अब ये उनकी आदत बन चुकी है। उन्होंने गलत और सही के बीच की रेखा को पूरी तरह से मिटा दिया है। अब उनके लिए सिर्फ एक ही सच है, पेट की आग। और उस आग को बुझाने के लिए वो किसी भी नैतिक सीमा को लांघ सकते हैं। ये कहानी का वो चरम बिंदु है जहां प्रेमचंद दिखाते हैं कि गरीबी इंसान से सिर्फ चीजें नहीं छीनती, वो इंसान से सही और गलत की तमीज भी छीन लेती है। तो आखिर में घीसू और माधव की हरकतें क्या हैं? क्या वो गलत हैं?
हाँ बिल्कुल है। लेकिन क्या सिर्फ उन्हें दोषी ठहराना काफी है? उनका गलत होना ही हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि एक समाज के तौर पर हमारी इसमें क्या भूमिका है। यीशु माधव पैदा करती है। हमारे स्रोतों में एक बहुत अच्छी बात कही गई है, इंसानियत ही असली धर्म और सबसे बड़ा कफन है, जो किसी की इज्जत को ढक कर रखता है। अगर समाज, पड़ोसी और परिवार थोड़ी सी इंसानियत दिखाएं, तो शायद कोई घीसू माधव दोबारा किसी कफन के पैसों से शराब नहीं पिएगा। ये कहानी हर किसी को एक असहज कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर भूख और बेबसी की उस स्थिति में हम होते, तो क्या हमारे नैतिक मूल्य उतने ही मजबूत रहते? ये सोचने वाली बात है कि सही और गलत की वो लकीरें जिन्हें हम इतना पक्का मानते हैं, वो असल में कितनी नाजुक होती हैं।